गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने द्विघात व्यंजक के आरेख कर लिए थे और मैंने आपको उन 6 ग्राफ्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। अब अपन इस लेक्चर में उन ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अधिकतम न्यूनतम मान के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपसे कहा गया है कि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का आरेख आपको दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशंस दी है a नॉट इक्वल्स टू 0, a b c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये एक द्विघात व्यंजक ही है। तो इसकी आरेख की सहायता से आपको इन सभी चरों के मान चिन्ह बताने हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका जो आरेख है यानी जो परवलय है उसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। अगर इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वह है a ऋणात्मक है, क्योंकि ये तभी होता है जब a नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये x अक्ष को 2 जगह पर कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसा तब होता है जब विविक्तकर पॉजिटिव होना चाहिए। 2 चीजें पता पड़ गई हमें। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, एक मूल जो है या एक शून्यक जो है वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का गुणन कैसा होगा? नेगेटिव। तो अल्फा बीटा नेगेटिव होना चाहिए। फिर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की। अभी अल्फा प्लस बीटा की बात करें, आप देख सकते हो जो नेगेटिव वाला है उसका परिमाण बड़ा है बनिस्पत धनात्मक वाले के। तो जब नेगेटिव वाले का परिमाण बड़ा है तो जब आप उसको जोड़ोगे बीटा से तो फिर अल्फा प्लस बीटा ओवरऑल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर मेरे पास ऋणात्मक चीज आएगी, दैट इज -3। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का चिन्ह भी मुझे पता पड़ गया, वो होना चाहिए नेगेटिव। तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, अल्फा बीटा नेगेटिव, डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तक हम आ चुके हैं। अब ये 2 बच रहे हैं, बी और सी। चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको अभी भी पता पड़ा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव है, यानी कि -b/a जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अभी आप सोचो, माइनस यहां पहले से लगा है और a नेगेटिव है। ठीक है, माइनस पहले से लगा है और a नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर तो प्लस बन जाएंगे। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को आपको नेगेटिव करना है तो b का नेगेटिव होना जरूरी है। तो b कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है वो है <0, यानी कि c/a है <0। ठीक है, आपको पता है a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है और इस पूरे को नेगेटिव होना है तो फिर c का पॉजिटिव होना जरूरी। तो c क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारे चिन्ह पता लगा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा गया है कि ये द्विघात व्यंजक x² - kx+4 जो है वो धनात्मक है हर एक x के लिए। तो आपको k का अंतराल पता करना है। आपको पता होगा कोई द्विघात व्यंजक y बराबर ax² प्लस bx प्लस c की बात अगर अपन करें, ये अगर हमेशा धनात्मक है तो ग्राफ ऐसा बनता है। और इस ग्राफ की कंडीशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है कि y हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और इसकी कंडीशन क्या है? d नेगेटिव एंड a पॉजिटिव। तो यही 2 कंडीशंस हमें यहां पर भी लगानी है। d नेगेटिव, देखो a तो पॉजिटिव है ही क्योंकि a तो 1 है, हमें सिर्फ d नेगेटिव लगाना है। d नेगेटिव का मतलब है k² - 16 नेगेटिव, यहां से आ जाएगा k - 4 इंटू k + 4 नेगेटिव, यानी कि k बिलोंग्स टू -4 से 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, -4 से 4 के बीच में कोई भी k डालोगे आप तो आपकी ये जो द्विघात व्यंजक है वो हमेशा धनात्मक ही रहने वाली है। ठीक है, देखिए ये जो लेक्चर अपन कर रहे हैं इस समय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप ग्राफिकल क्वेश्चन सीख रहे हो, ग्राफ से रिलेटेड कंडीशन पर क्वेश्चन सीख रहे हो। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वाड्रेटिक के लिए, और इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, a के मानों का अंतराल क्या होगा यदि द्विघात व्यंजक जो कि आपको दे रखा है ये हमेशा धनात्मक है हर एक x के लिए। तो देखिए
वापस से मैं वही बात कर रहा हूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करी थी, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई द्विघात व्यंजक है और क्वेश्चन कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब कि उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तभी ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो d कैसा होगा, d नेगेटिव होगा, और जो उच्चतम गुणांक होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अभी d लेस देन 0 अगर हम यहां पर लगाएं तो हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a-1 इंटू a+1 लेस देन 0। ठीक है, a+1 को कॉमन निकाल लेते हैं, स्मार्टली कैलकुलेशन किया कीजिए, तो ये हो जाएगा a+1 5 माइनस 3a, माइनस को एडजस्ट करते हैं तो a+1 माइनस को मैंने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 3a माइनस 5 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो a+1 3a माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहां से a का अंतराल आएगा -∞ से -1 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। पहली बात। अब बात करते हैं उच्चतम गुणांक को धनात्मक करने की। ठीक है, नाउ उच्चतम गुणांक धनात्मक, उच्चतम गुणांक कौन है, जो x² के बगल में लिखा हुआ है, विच इज a-1, तो a-1 है पॉजिटिव, यानी कि a होना चाहिए 1 से बड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, आइए -1 1 और 5/3, तो -∞ से -1 5/3 से इन्फिनिटी, और दूसरा अंतराल कहता है 1 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, 5/3 से इन्फिनिटी। तो आंसर है a बिलोंग्स टू 5/3 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों स्टार लगाया मैंने वो देखिए। अगर जो लापरवाह बच्चे होंगे वो तो इसको आसानी समझेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी रखते हैं तो ये क्वेश्चन पर स्टार क्यों लगाया गया है आप समझ जाओगे। m का निम्नतम पूर्णांकीय मान क्या होगा यदि ये पूरी चीज आपको 0 से बड़ी दे रखी है हर एक x के लिए। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि भैया द्विघात व्यंजक है, हमेशा पॉजिटिव है, तो इससे पहले दो क्वेश्चन में हमने जो कंसेप्ट लगाया d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0, उसको वो लगा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता है कि ये द्विघात व्यंजक है, पहली बात, इसीलिए इस पर स्टार लगाया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता ही नहीं कि ये द्विघात व्यंजक है, क्योंकि इसमें ना तो कंडीशन दे रखी है a0 = 0, abc बिलोंग्स टू r, ठीक है, और ना ही कहकर ये दिया हुआ है कि ये कोई द्विघात व्यंजक है। या तो क्वेश्चन में दे ही दे वो कि वो द्विघात व्यंजक है, या फिर वो कंडीशन दे कि a0 = 0, abc बिलोंग्स टू r, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो यहां पर हमें इसको नॉर्मल बहुपद मानकर काम करना पड़ेगा, केसेस लेकर के। जैसे पहला केस मैंने लिया कि भाई अगर m नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि द्विघात व्यंजक है, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो केस 1 मैंने लिया कि m अगर नेगेटिव हुआ तो यानी कि उच्चतम गुणांक इसका नेगेटिव हुआ। अब उच्चतम गुणांक जब नेगेटिव होता है तो उच्चतम गुणांक नेगेटिव होने का मतलब 3 ग्राफ आते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 ग्राफ? एक तो ये वाला ग्राफ आता है, एक ये वाला ग्राफ आता है, और एक ये वाला ग्राफ आता है। इन तीनों ही ग्राफ्स को देख करके आप ये पता लगा सकते हो कि इन तीनों ही ग्राफ्स में ये वाली चीज हर एक x के लिए धनात्मक हो, ये मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, ना तो यहां पर ऐसा हो रहा है, ना यहां पर ऐसा हो रहा है, ना यहां पर ऐसा हो रहा है। ये हमेशा नेगेटिव है, ये भी हमेशा नेगेटिव है, और एक वैल्यू पर 0 है, और ये इन वैल्यूज पर नेगेटिव हो रहा है और कुछ वैल्यूज पर पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r तो ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, नॉट पॉसिबल। फिर हम मानते हैं कि भाई m जो है वो 0 हो जाए। ये केस मैं इसलिए मान रहा हूं, सारे केसेस, क्योंकि मुझे नहीं दे रखा कि ये द्विघात व्यंजक है। तो अगर मैं m को 0 मानता हूं तो ये हो जाएगा 4x + 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -1/4। ठीक है, x ग्रेटर देन -1/4। इसका मतलब यह है
कि -1/4 से इन्फिनिटी तक के लिए ही ये चीज पॉजिटिव रहने वाली है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया था कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं केस 3, जिसमें हम लेंगे m को पॉजिटिव, उच्चतम गुणांक को धनात्मक लेकर हम चलेंगे। तब हमारे पास फिर से 3 ग्राफ आएंगे, एक ये और एक ये। इसने बोला है हर एक x के लिए ये वाली चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो हमें ये वाला ग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में y पॉजिटिव होता है हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसकी कंडीशन होती है m पॉजिटिव, जो हम लगा चुके हैं, और एक और कंडीशन है d नेगेटिव। d नेगेटिव हम लगा देते हैं, यानी कि 16 - 4m टाइम्स ऑफ 3m + 1 लेस देन 0, यानी कि 4 - 3m स्क्वायर माइनस m लेस देन 0, यानी कि 3m स्क्वायर प्लस m -4 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा m - 1 और 3m + 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा m बिलोंग्स टू -∞ से -4/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो m बिलोंग्स टू -∞ से -4/3 और 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, और यहां पर बोला है कि m पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आया है m बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, और 1 से इन्फिनिटी में जो सबसे पहला पूर्णांक आएगा वो कौन होगा, m बराबर 2। तो निम्नतम m का पूर्णांक के मान कौन होगा, 2 होगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, ax² + bx + c जो है वो आपको एक, अब ले रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल काल्पनिक है, c नेगेटिव दे रखा है आपको, और a + b + c का चिन्ह आपको बताना है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ax² + bx + c के मूल काल्पनिक हैं, इसका मतलब ये है कि d कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सबसे पहली बात, d कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब d नेगेटिव होता है तो फिर 2 सिचुएशंस निकल कर आती है। पहली सिचुएशन ऐसी, दूसरी सिचुएशन ऐसी। ये सिचुएशन तब होती है जब उच्चतम गुणांक पॉजिटिव होता है, ये सिचुएशन तब होती है जब उच्चतम गुणांक नेगेटिव होता है। अब हमें नहीं पता कि हमारे क्वेश्चन में x² का गुणांक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें इन दोनों में से ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्राफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा, क्वेश्चन ने कंडीशन दी हुई है c नेगेटिव। ऐसा वो हमेशा हर एक क्वेश्चन में देगा, ताकि आपको पता लग सके कि इन दोनों आरेखों में से कौन सा आरेख आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। हमें दे रखा है c लेस देन 0। मैं थोड़ी देर के लिए इस LHS को fx मान लेता हूं, क्योंकि fx का ही ग्राफ बन रहा है। तो मैंने मान लिया fx बराबर ax² + bx + c। अब देखना यह है कि c मुझे किस x पर मिलेगा, c मुझे मिलेगा x बराबर 0 पर। तो f(0) कितना हो गया, c हो गया, और मुझे कितना दे रखा है c, नेगेटिव। अब किसी x की वैल्यू पर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर ये वाला ग्राफ होता तो फिर मेरे पास हर एक x पर वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव आती, लेकिन मेरे पास तो वैल्यू ऑफ y नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही था। अब हमें आगे बढ़ना है a + b + c पर। अब हमें ये सोचना है कि x की किस वैल्यू पर a + b + c मुझे मिलेगा। तो बहुत आसानी से हम x बराबर 1 को डाल देंगे, तो f(1) कितना आ जाएगा, a + b + c। और क्योंकि मैं ये डिक्लेयर कर चुका हूं कि y जो है वो हमेशा ऋणात्मक है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो मैंने जब x बराबर 1 डाला तो उस पर जो y की वैल्यू a + b + c आएगी वो भी कैसी आएगी, ऋणात्मक ही आएगी। तो a + b + c का चिन्ह कैसा है, नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल काल्पनिक हैं, और a + b + c नेगेटिव दे रखा है, तो आपसे सही ऑप्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, मोर देन 1 भी हो सकता है इसमें। तो ax² + bx + c के मूल काल्पनिक हैं,
सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। अगर इसके मूल काल्पनिक हैं तो डी 100% नेगेटिव होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब डी नेगेटिव है तो दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। पहली सिचुएशन ग्राफ ऐसा हो, दूसरी सिचुएशन ग्राफ ऐसा हो। इस सिचुएशन के लिए उच्चतम गुणांक पॉजिटिव, इस सिचुएशन के लिए उच्चतम गुणांक नेगेटिव। ओके, और इन दोनों में अब हमें चॉइस करनी है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा आरेख आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है a + b + c नेगेटिव। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको fx मानूं तो इसको इधर लेकर आइए, तो fx बराबर है ax² + bx + c। अब हमें देखना है कि x के किस मान पर a + b + c आया होगा। तो x बराबर 1 डालेंगे, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। f(1) बराबर a + b + c, और a + b + c आपको दे रखा है नेगेटिव। अब क्योंकि किसी एक x पर y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये वाला ग्राफ रिजेक्टेड है, क्योंकि इस वाले ग्राफ में तो y हमेशा पॉजिटिव है हर एक x के लिए। इसका मतलब ग्राफ ये वाला सही था। और इस वाले ग्राफ की कंडीशन क्या है, मतलब रिजल्ट क्या है, y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब क्योंकि हमने ग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा, तो अब हमें एक एक करके इन सब ऑप्शंस को डील करना है। आप देख सकते हो उच्चतम गुणांक नेगेटिव होना चाहिए इसका, क्योंकि परवलय नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही है, उच्चतम गुणांक नेगेटिव। बी में आइए, सी नेगेटिव है या नहीं, तो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पर हमें c मिल जाएगा। तो x बराबर 0 डाल देते हैं भाई, तो f(0) मिल जाएगा c। क्योंकि हम ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि y तो हर एक x के लिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब f(0) बराबर c भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हम आते हैं a - 2b + 4c पर। अब आपको ये सोचना है कि a - 2b + 4c हमें किस x पर मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें x = -½ पर। ठीक है, ये आप ही को सोचना पड़ेगा। f(-½ यानी कि a - 1/2 होल स्क्वायर -b/2 + c, यहां से आ जाएगा a - 2b + 4c/4। और हमें पता है कि y तो किसी भी x के लिए नेगेटिव ही होगा, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब a - 2b + 4c नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमें c ऑप्शन में दे रखा है पॉजिटिव, तो वो रिजेक्ट हो गया। फिर हमें ये देखना है कि a + 2b + 4c किस ऑप्शन में, किस x की वैल्यू पर आया होगा। तो ये x = ½ पर मिलेगा हमें, और f(½ जो होगा वो होगा a + 2b + 4c/4 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब a + 2b + 4c इज नेगेटिव। इसका मतलब डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही हैं, ए, बी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल काल्पनिक हैं, तो आपको दर्शाना है फर्स्ट पार्ट c × a + b + c धनात्मक, सेकंड पार्ट a + b + c 4a - 2b + c भी धनात्मक। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के दोनों ही मूल काल्पनिक हैं। दोनों ही मूल काल्पनिक है, मतलब d तो 100% नेगेटिव था। अब d नेगेटिव था और इस क्वेश्चन में हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि ग्राफ हमेशा x अक्ष से ऊपर रहेगा या ग्राफ हमेशा x अक्ष से नीचे रहेगा। तो हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। पहला केस लेते हैं उच्चतम गुणांक पॉजिटिव। उच्चतम गुणांक पॉजिटिव, जब उच्चतम गुणांक पॉजिटिव वाला केस हम लेंगे तो उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हर एक x के लिए
y हमारा पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट। अब हम थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को fx मान लेंगे, ध्यान से देखते रहिए। तो fx हो जाएगा भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब सिर्फ ये सोचिए कि x की किस वैल्यू पर हमें c मिलेगा और x की किस वैल्यू पर हमें a प्लस b प्लस c मिलेगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें x बराबर 0 डाल दूं तो f ऑफ 0 बराबर c मिलेगा, और क्योंकि y पॉजिटिव है हर एक x के लिए तो फिर ये पॉजिटिव रहने वाला है। और x बराबर 1 अगर मैं डालता हूं तो f ऑफ 1 मिलेगा मुझे a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा, गुणन अगर मैं करूंगा, तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही तो मिलेगा। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है a प्लस बी प्लस सी इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी। एफ एक्स तो यही है हमारे पास, केस हमने यही ले रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट नाम दे देते हैं, इसको हम लोग सेकंड पार्ट नाम दे देते हैं। अब आप इसमें x बराबर 1 डालोगे तो आपको पता ही है f ऑफ 1 मिल जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर ये सोचना है कि 4a माइनस 2b प्लस सी हमें किस x पर मिलेगा, तो ये मिलेगा x बराबर -2 पर। तो f ऑफ -2 हो जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी पॉजिटिव। करेक्ट। तो ये तो हमने एक केस के लिए इसको सॉल्व किया। अब हम केस 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस 2 देखिए। केस 2 में हम उच्चतम गुणांक यानी कि a को नेगेटिव लेंगे। जब a को हम नेगेटिव लेंगे तो अब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब मैं इसमें fx ले लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये सोचना है फर्स्ट पार्ट के लिए किस x पर मुझे c मिलेगा। तो मैंने क्योंकि यहां पर कर रखा है तो मुझे पता है x इक्वल टू 0 पर ही मिलेगा, तो f ऑफ 0 c आ गया और ये नेगेटिव होना चाहिए। फिर मैंने सोचा a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, x बराबर 1 पर आएगा। तो f ऑफ 1 हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये भी नेगेटिव होना चाहिए। मैं जगह कम है इसलिए मैं इसी में कर देता हूँ, x बराबर -2 भी डाल देता हूँ ताकि मेरे पास अगली एक्सप्रेशन भी आ जाए f ऑफ -2 पर, विच इज 4a माइनस 2b प्लस सी, और ये भी नेगेटिव होगा। अब जो फर्स्ट पार्ट मुझे शो करना था उसमें c और a प्लस बी प्लस सी का गुणन है, तो दो नेगेटिव क्वांटिटीज का गुणन c इंटू ए प्लस बी प्लस सी 100% पॉजिटिव हो जाएगा। इधर भी दो नेगेटिव क्वांटिटीज का गुणन यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 के मूल काल्पनिक हैं, तो a प्लस बी प्लस 1 का चिन्ह कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अगर काल्पनिक हैं तो d नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात, d कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब d अगर नेगेटिव है तो हमेशा की तरह हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक ये है और एक ये है। इसके लिए y हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसके लिए y हमेशा नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये तब बनता है जब उच्चतम गुणांक पॉजिटिव हो, ये तब बनता है जब उच्चतम गुणांक नेगेटिव हो। ये बातें हमें एकदम रट जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि इस क्वेश्चन में क्या हमें कोई कंडीशन दे रखी है जिससे हम पता लगा सके कि इन दोनों ग्राफ्स में से हमें कौन सा लेना है? तो बिल्कुल दे रखी है। आप देखिए, अगर आप इसमें x बराबर 0 डालते हो, ठीक है, मतलब इसमें नहीं,
इसको पहले आप एफ एक्स मान लें, ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 डालूं तो f ऑफ 0 मुझे मिलेगा 1, जो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अगर f ऑफ 0 बराबर 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ रिजेक्टेड है, क्योंकि ये तो हमेशा नेगेटिव होगा हर एक x के लिए, तो ग्राफ वो वाला सही था। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि a प्लस बी प्लस 1 हमें किस x पर मिलेगा, तो x बराबर -1 डालिए, तो f ऑफ -1 मिल जाएगा हमें a प्लस बी प्लस 1। और क्योंकि हम ये डिक्लेयर कर चुके थे कि y हमेशा पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2a बराबर 0 के मूल काल्पनिक हैं तथा a लेस देन b प्लस c बाय 2 है। तो आपको इनमें से सही ऑप्शंस बताने हैं। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा सही ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, इसके बाद अपन फिर कुछ और नए टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको कई एग्जांपल्स करवा के सिखाने की कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये फाइनल है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2a के मूल काल्पनिक है। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0 के मूल अगर काल्पनिक है तो पहली बात आती है कि d लेस देन 0 होना चाहिए। अगर d लेस देन 0 होगा तो मेरे पास दो ग्राफ बनेंगे, एक ग्राफ ऐसा बनेगा और एक ग्राफ ऐसा बनेगा। इस वाले ग्राफ की खास बात यह है कि इसमें y हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और ये तब बनता है जब a पॉजिटिव होता है। इस वाले ग्राफ में y हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और ये ग्राफ तब बनता है जब a यानी कि उच्चतम गुणांक नेगेटिव होता है। करेक्ट। अब यहां पर मैं a नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर उच्चतम गुणांक a नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ लिख देता हूं उच्चतम गुणांक पॉजिटिव और यहां पर उच्चतम गुणांक नेगेटिव, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अपने को कंडीशन क्या दी हुई है उस पर गौर करते हैं। अपने को गिवन है कि a लेस देन b प्लस सी अपॉन 2, जिसका मतलब है b प्लस सी माइनस 2a ग्रेटर देन 0। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको fx मानूं, थोड़ी देर के लिए, है ना, यदि fx बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2a है, तो आप देख सकते हो उसमें जब मैं x बराबर 1 डालूंगा तो f ऑफ 1 आएगा c प्लस बी माइनस 2a, और ऊपर से हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव है, तो एक x पर y पॉजिटिव आना ये बताता है कि ये वाला ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इस वाले ग्राफ के सिलेक्ट होने का मतलब ये है उच्चतम गुणांक जो है वो पॉजिटिव है, उच्चतम गुणांक यहाँ पर c है, यानी कि c कैसा है, c पॉजिटिव है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें पता पड़ गया कि c पॉजिटिव था। अब बात करते हैं कि अगर x बराबर 0 में इसमें डालता, अगर मैं इसमें x बराबर 0 डालता तो क्या आता। x बराबर 0 डालने पर क्या आता, देखिए f ऑफ 0 आता, और ये किसके बराबर होता, माइनस 2a के बराबर होता। और क्योंकि आप ये डिक्लेयर कर चुके हो कि y हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो माइनस 2a भी कैसा होता, पॉजिटिव होता। इसका मतलब a कैसा होता, नेगेटिव होता। अगेन एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, a नेगेटिव आने का मतलब एक ऑप्शन मुझे मिल गया b, और एक और मुझे मिला हुआ है, a नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो दोनों का गुणन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो a ऑप्शन भी सही हो गया। दो ऑप्शंस मिल गए दोस्तों। अब आते हैं c पे और d पर। हमें यह सोचना है कि c और d हमें किस x पर मिलेंगे। आइए देखते हैं। मैं अगर इसमें x बराबर -1 डाल दूं तो देखिए क्या बनता है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू c माइनस बी माइनस 2a, और क्योंकि मैं ये डिक्लेयर कर चुका था कि y तो हर एक x पर पॉजिटिव आने वाला है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब c माइनस बी इज ग्रेटर देन 2a, इसका मतलब c माइनस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन a आएगा। इसका मतलब है कैलकाटा भी सही ऑप्शन था। फिर हम आते हैं दोस्तों दिल्ली पर।
कि डेली हमें किस x पर मिलने वाला है। तो मैं x की वैल्यू को डाल देता हूँ 1/2। अगर मैं 1/2 डालता हूँ तो f ऑफ 1/2 आएगा c/4 प्लस b/2 माइनस 2a, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि c प्लस 2b माइनस 8a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब c प्लस 2b ग्रेटर देन 8a होगा, और इसका मतलब है c प्लस 2b अपॉन 8 ग्रेटर देन a होगा। इसका मतलब है डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाएंगे, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पर क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ उस टॉपिक को फिर से। देखिए, आपको अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ होते हैं। 3 में परवलय ऊपर की तरफ मुंह खोल के रहता है और बाकी 3 में नीचे की तरफ। ये रहा, ओके। और मैंने आपको बताया था कि जहां से परवलय घूमता है उस पॉइंट को हम लोग शीर्ष कहते हैं परवलय का, और इन सब के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -d/2a, -d/4a, ठीक है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स तो सबके सेम ही है, ठीक है। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जब आप बात करते हो ऊपर के 3 ग्राफ्स में, तो ऊपर के 3 ग्राफ्स में शीर्ष निम्नतम बिंदु है बाकी सभी पॉइंट से। तो इन तीनों के लिए y का मिनिमम मान होता है -d/4। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें, ठीक है। y मतलब ax² प्लस bx प्लस, ये सारे ग्राफ है किसके, ये सारे ग्राफ हैं तो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ही। तो y का निम्नतम मान अगर पूछा जाएगा तो वो -d/4a होगा। और इन तीनों ग्राफ्स में शीर्ष जो है वो उच्चतम बिंदु है, तो इसमें पूछा जाएगा y max जब पूछा जाएगा तो वो भी -d/4 है, क्योंकि शीर्ष का y कोऑर्डिनेट तो -d/4 ही रहेगा। बस a के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से वो कभी y मिनिमम बन जाता है, कभी y मैक्सिमम बन जाता है। आपको पता है इन तीनों ही ग्राफ्स में a पॉजिटिव है और इन तीनों ही ग्राफ्स में a नेगेटिव है। तो जब a नेगेटिव है तो -d/4a मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है, जब a पॉजिटिव है तो -d/4a मिनिमम वैल्यू ऑफ y है। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस x पर हमें मिनिमम या मैक्सिमम y मिल रहा है, तो वो है x बराबर -b/2a। डेफिनेटली x बराबर -b/2a पर ही तो हमें y बराबर -d/4a मिला है। तो ठीक है, ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर। ये 2 क्वेश्चन देखिए, y मैक्स और y मिनिमम जो भी आपको उचित लगे वो निकालना है। वो कैसे निकलता है, a नेगेटिव या a पॉजिटिव से आपको डिसाइड करना है कि वो y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा। यहाँ पर आप देखिए जो a है वो नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव होता है तो हमें y मैक्स निकालना होता है, वो होगा -d/4a, ठीक है। और अगर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -d की वैल्यू है 1 + 8/4 टाइम्स ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 9/8, ओके। यहाँ पर a पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें y मिनिमम निकालना है, विच इज -d/4a माइनस 1 + 20/4 × 5, दैट इज -21/20, ठीक है। तो y मैक्स और y मिनिमम हमने निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, px ax² + bx + 8 एक द्विघात व्यंजक है
जिसका निम्नतम मान 6 है x बराबर 2 पर। तो a और b आपको ज्ञात करना है। देखिए px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8। ओके, इसका निम्नतम मान क्या होगा? px का निम्नतम मान होगा -d/4a, ठीक है। और निम्नतम मान इसका 6 दे रखा है, माइनस d/4a का मतलब है b स्क्वायर माइनस 32a अपॉन 4a, यहाँ से हो जाएगा 24a इज इक्वल टू 32a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 8a, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब ये किस x पर मिला था? तो px मिनिमम जिस x पर मिलेगा हमें वो है -b/2, और ये किसके बराबर दे रखा है? 2 के बराबर दे रखा है, यानी कि -b की वैल्यू कितनी हो गई? 4a, करेक्ट। यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 16a स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? 8a, करेक्ट। क्योंकि ये एक द्विघात व्यंजक है तो a तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको काटते हुए आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, a की वैल्यू 1/2 को अपन इसमें रख देते हैं, तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2। तो a बराबर हाफ है और b बराबर -2 है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, ये है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस यानी परिमेय फलनों का परिसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, y बराबर fx अगर कोई फंक्शन है, इसका मतलब यह है कि y के मान x के मान पर आश्रित है। पहली बात, जैसे कि मैंने y बराबर x प्लस 1 लिया, तो अगर मैं x बराबर 0 डालूंगा तो y बराबर 1 मिलता है, x बराबर 1 डालूंगा तो y बराबर 2 मिलता है, x बराबर 3 डालूंगा तो y बराबर 4 मिलता है। इसका मतलब y अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, y तो तब आ रहा है जब मैं x की कोई वैल्यू डालता हूँ। तो x की वैल्यू तो हो जाती है स्वतंत्र, और y की वैल्यू जो होती है वो है डिपेंडेंट किस पर? x की वैल्यू पर। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो x का फलन है, क्योंकि x की वैल्यूज से हमें y की वैल्यूज मिल रही हैं। नॉर्मल भाषा में आपको ये समझना है, ज़्यादा डिटेल में तो आप अगले साल 12th में पढ़ोगे। अभी क्योंकि मेरे को ये टॉपिक डिस्कस करवाना है तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना इस टॉपिक के लिए आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितनी x की वैल्यूज़ आप फंक्शन में या फलन में डाल सकते हो, ठीक है, जिसके लिए y हमेशा आपको एक डिफाइंड चीज़ मिले, ठीक है, परिभाषित चीज़ मिले, तो उन x के मानों को हम लोग कहते हैं प्रांत, और उन x के मानों को डालकर जो y की वैल्यूज़ मिलती हैं वो होते हैं परिसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यूज़ हैं जो हम डालेंगे इसमें वो है इसका प्रांत, ठीक है, जिसको टेक्निकली इंग्लिश में हम लोग डोमेन कहते हैं। और इसके अनुसार जो y की वैल्यूज़ मिलती हैं वो होती हैं परिसर, जिसकी चर्चा हमें करनी है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, रेंज हमेशा y एक्सिस पर देखी जाती है और प्रांत हमेशा x एक्सिस पर देखा जाता है। कोई फलन का आरेख मैंने बनाया तो उसने कितने y एक्सिस को कवर किया वो उसका परिसर है। सामान्य भाषा में समझो, किसी फलन का मैंने आरेख बनाया, ग्राफ बनाया, तो उस ग्राफ ने
y अक्ष के कितने हिस्से को कवर किया वो उसका परिसर है, ठीक है, और कितने x के मान उसमें मैं डाल रहा हूँ वो x अक्ष पे मुझे मिलेंगे, वो उसका प्रांत है। जैसे अगर अपन नॉर्मल बात करें, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से होता है, करेक्ट है। तो आप ये देखिए कि इस ग्राफ ने कितना y अक्ष कवर किया है, तो इसने कवर किया है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऊपर तो चला जाता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसका परिसर अगर मुझसे पूछ लिया जाए तो इसका परिसर है y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इसने इतना y अक्ष कवर किया है, ठीक है। और x तो आप जानते ही हो, इसमें कोई भी मैं वैल्यू डाल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की, तो हमेशा y मेरा परिभाषित ही आएगा, तो x बिलोंग्स टू r इसका प्रांत हो जाएगा। ये बिल्कुल सामान्य बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी किसकी, फलन की, उसके प्रांत की और परिसर की। तो हमें ये बात पता पड़ गई है कि जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम y के अंतराल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? y के अंतराल की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब अपन स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस में। जो सबसे पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो है लीनियर अपॉन लीनियर, यानी रैखिक बटे रैखिक, ठीक है। और रैखिक बटे रैखिक में अपन दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक में तो होगा कि कंडीशन दी हुई होगी एक्स की कुछ कुछ, और एक में फ्री फ्रॉम कंडीशन होगा। तो अपन इसके फर्स्ट पार्ट का नाम देते हैं जब x पर कोई प्रतिबंध न दिया हो, ओके। जब x पर कोई प्रतिबंध न दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है वो देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे लिया हमने y बराबर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ये बात तो नॉर्मल सी है कि भाई जो हर में लिखा हुआ है वो तो अशून्य ही होना चाहिए, तभी वो y जिंदा रह पाएगा, ठीक है। तो इसका परिसर आपको निकालना है। ये लीनियर अपॉन लीनियर है, ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा सी एक्स वाई प्लस डी वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, यानी कि सी एक्स वाई माइनस ए एक्स बराबर बी माइनस डी वाई। एक्स को कॉमन निकालिए, सी वाई माइनस ए बराबर बी माइनस डी वाई, तो x बराबर हो जाएगा b माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। जिस तरीके से यहाँ पर y x के पदों में लिखा हुआ था, उसी तरह से हमें x को y के पदों में लेकर के आ जाना है। अब आप देख सकते हो कि ये जो अंश हर है ये अशून्य होना चाहिए, यानी कि सी वाई माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू a बाई सी। इसका मतलब y में आप सब कुछ डाल सकते हो सिवाय a बाय सी के, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याएं डाली जा सकती हैं सिवाय a बाय सी के। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे y बराबर 1 अपॉन एक्स है, तो क्या मैं इसमें सभी x डाल सकता हूं जिसके लिए y परिभाषित रहे? बिल्कुल डाल सकता हूं, लेकिन सिर्फ क्या छोड़ करके? 0 छोड़ करके, क्योंकि अगर मैं x बराबर 0 डाल दूंगा तो 1 अपॉन 0 अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि मैं इसमें सभी वास्तविक x डाल सकता हूं सिवाय 0 के। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा y नॉट इक्वल टू a बाय सी था, इसका मतलब a बाय सी को छोड़कर मैं सभी वास्तविक वैल्यू डाल सकता हूं। तो r माइनस a बाय सी इज योर परिसर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा? बहुत आसान सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, लेट से हमने ऐसे कर दिया, ठीक है।
तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1। फिर ये हो जाएगा x कॉमन 2y माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस 3y। यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 1 माइनस 3y अपॉन 2y माइनस 1। अब आप देखोगे अंश ये जो हर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 2y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि y में मैं सभी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ वास्तविक सिवाय हाफ के। अब लेकिन इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है r माइनस ए बाई सी होता है। ए बाई सी का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एज इट इज़ x के गुणांक को उठा लीजिए। तो मैं सीधा आंसर लिख सकता था यहाँ पर 1/2 को माइनस करके, सीधा देखते ही r माइनस 1/2। ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। y बराबर 3x माइनस 1/2 माइनस 8x। मान लो इसका परिसर आपसे पूछा है, सीधा आप बात करोगे कोफिशिएंट्स को लेकर, तो y बिलोंग्स टू r माइनस 3/-8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये तो था जब x का प्रतिबंध आपको न दिया हुआ हो। अब अपन सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। जब x का प्रतिबंध दिया जाए। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन, y बराबर x माइनस 1/x प्लस 2 और आपसे कहा है x नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर आप -2 कर दीजिए। आपसे कहा है x नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1, ठीक है। x को कॉमन निकाला मैंने, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, और यहाँ पर x हो जाएगा 2y माइनस 1/y माइनस 1। x कैसा दे रखा है दोस्तों, नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव कर दो तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1/y माइनस 1 नेगेटिव। इसका मतलब y बिलोंग्स टू हाफ से 1। ये आपका आंसर है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आपको आता ही है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 4x प्लस 1, और x आपको दे रखा है 1 से बड़ा। x आपको क्या दे रखा है, 1 से बड़ा। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4xy प्लस y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, फिर 4xy प्लस x इज इक्वल टू 3 माइनस y, यानी कि x कॉमन 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस y। यहाँ से x आ जाएगा 3 माइनस y अपॉन 4y प्लस 1, और ये है ग्रेटर देन 1। तो अब इस असमीका को सॉल्व करेंगे कैसे, 3 माइनस वाई अपॉन 4y प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3 माइनस वाई माइनस 4y माइनस 1 अपॉन 4y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 4y प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि 5y माइनस 2 माइनस साइन बाहर, 4y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 5y माइनस 2 अपॉन 4y प्लस 1 लेस देन 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y का अंतराल आएगा -1/4 से 2/5, करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं रैखिक। भाई हमने अब तक क्या कर लिया, रैखिक बटे रैखिक की परिसर कर लिया, ठीक है, विद कंडीशन विदाउट कंडीशन। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ओके।
द्विघात बटे द्विघात का परिसर। तो द्विघात अपॉन द्विघात की स्टेप्स यहां पर लिखी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है ये रैखिक बटे द्विघात और द्विघात बटे रैखिक में भी एप्लीकेबल है। एक एक स्टेप को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। पहली स्टेप आपको क्या दे रखी है, अंश तथा हर में उभयनिष्ठ खंडों की जांच करनी है। अगर आपको उभयनिष्ठ खंड ना मिले तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की द्विघात बना लेंगे। अब इसे सुनते जाइए, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहा है कि इस द्विघात के उच्चतम गुणांक को शून्य करना है। इससे आपको y की एक वैल्यू मिलेगी, उस y की वैल्यू को आप पुनः इक्वेशन में डालोगे और चेक करोगे कि आपके पास एटलीस्ट एक x की वास्तविक वैल्यू आ रही है या नहीं। अगर एटलीस्ट एक x की वास्तविक वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि वो y की वैल्यू आपको रेंज में शामिल करनी पड़ेगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और लास्ट में मैंने लिखा है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अप्लाई करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा वास्तविक x के फलनों को पढ़ते हैं और वास्तविक x के लिए क्वाड्रेटिक की कंडीशन होती है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने और उस क्वेश्चन में एक एक करके सारे स्टेप्स क्लियर होती चली जाएंगी आपको, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं इसको मानता हूं, क्योंकि अगर इसको हम लगाना भूल जाते हैं कई बार तो अगर किस्मत अच्छी होती है तब तो हमारा आंसर बाय डिफॉल्ट सही आ जाता है, अदरवाइज गलत आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका परिसर आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। स्टार्ट करते हैं पहली स्टेप से। पहली स्टेप कहती है कि आपको सबसे पहले उभयनिष्ठ खंड की जांच करनी है। तो ऊपर वालों के फैक्टर हो रहे हैं क्या, पहले वो देख लो। हो तो रहे हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। लेकिन उभयनिष्ठ खंड तो हमें नहीं मिला, इसका मतलब हमें सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था उच्चतम गुणांक जो है इसका उसको शून्य करना है। यहाँ से आपको y की एक वैल्यू मिलेगी 1। इस y की वैल्यू को पुनः इक्वेशन में डालना है। जब इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी x। ये किसी भी x के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी वास्तविक x आपको नहीं मिला। इसका मतलब ये y बराबर 1 आपको हटाना पड़ेगा रेंज में से, ठीक है। तो आइए अब हम अप्लाई करते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y माइनस 1 को कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा y माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से y की रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज यूनियन क्लोज 9 से इन्फिनिटी। अब क्यों मैंने यहां पर सेकंड पॉइंट पर स्टार लगाया है, आप देख सकते हो कि अगर मैं ये स्टेप चेक नहीं करता तो मेरे लिए आंसर ये होता माइनस इन्फिनिटी से 1 पर क्लोज और क्लोज 9 से इन्फिनिटी, जो कि ऑप्शन ए पर बैठा है। मैं टिक करता, मुझे लगता मैंने सही किया है, लेकिन वो एक्चुअली गलत होता, क्योंकि हमने इस स्टेप को चेक करके पता लगाया कि y बराबर 1 तो रेंज में शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सापेक्ष हमें कोई भी x वास्तविक नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह आंसर तो गलत है। सही आंसर में 1 को हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए छोटा कोष्ठक यूनियन क्लोज 9 टू इन्फिनिटी। अब यह है आपका आंसर, और ये किस ऑप्शन में बैठा है, ये बैठा है डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का परिसर निकालना है। खंड ही नहीं हो रहे हैं तो उभयनिष्ठ खंड की बात ही नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस द्विघात के उच्चतम गुणांक को लेना है और उसको 0 के बराबर रखना है। तो y माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो y बराबर 1 आया। इसको फिर से इक्वेशन में रखेंगे तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 0, इधर भी 0 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, जो कि 100% एक वास्तविक वैल्यू है, क्योंकि हमें y बराबर 1 पर एक
वास्तविक x मिल गया, एटलीस्ट एक मिलना चाहिए आपको, तो y बराबर 1 रेंज में शामिल होगा। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझदारी से काम करेंगे तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 माइनस वाई प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस को एडजस्ट करेंगे तो y माइनस 3y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से y आ जाएगा 1/3 से 3। क्या 1/3 से 3 में y बराबर 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। मान लो अगर y बराबर 1 रखने पर मुझे कोई भी वास्तविक x नहीं मिलता तो यह आंसर गलत होता, क्योंकि इसमें फिर मैं 1 को शामिल नहीं कर सकता था, तब मेरे को इस रेंज में से 1 को हटाना पड़ता, तब वो सही होता। इसलिए इस स्टेप को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें ऊपर और नीचे, अंश में और हर में उभयनिष्ठ खंड मिलेंगे। उसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ऊपर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, नीचे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हो इसमें कॉमन फैक्टर्स मुझे मिल गए। कॉमन फैक्टर्स मिलने का फायदा, इनको मैं कैंसिल करके लीनियर अपॉन लीनियर पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो कई बच्चे इसको इस तरीके से करेंगे, कैंसिल कर दिया, इसको x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 लिख दिया, और अब उनके लिए लीनियर अपॉन लीनियर करना है, और लीनियर अपॉन लीनियर का आंसर उनको पता होता है, y बिलोंग्स टू r माइनस a अपॉन c। याद आया, इनके कोफिशिएंट को उठाना होता है 1/1 यानी कि 1। तो उनके लिए आंसर ये है, किसी ऑप्शन में मिलेगा भी सही लेकिन ये गलत है, क्योंकि उन्होंने ये गलती करी कि उन्होंने ये सोच लिया कि ये रैखिक बटे रैखिक बिना किसी प्रतिबंध के लिखी हुई है। क्या है प्रतिबंध, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आपने इसको कैंसिल किया उस समय आपको ये कसम खानी जरूरी थी कि x माइनस 1 0 के बराबर नहीं है, मतलब x नॉट इक्वल टू 1। तो प्रतिबंध तो था, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है यहां पर। इसका मतलब हमें वो वाले y को भी हटाना पड़ेगा जो x बराबर 1 डालने पर मिलता। x बराबर 1 डालने पर हमें y क्या मिलता, y बराबर 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 3 यानी माइनस 3/4। अगर x 1 नहीं हो सकता तो y माइनस 3/4 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सही आंसर आएगा वो आएगा y बिलोंग्स टू r माइनस 1 तो होगा ही, कॉमा माइनस 3/4 भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये x बराबर 1 की वैल्यू थी, ठीक है, मतलब x बराबर 1 पर y की वैल्यू थी। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये होता है द्विघात बटे द्विघात जब उसमें कॉमन फैक्टर्स हो। अब एक एग्जांपल अपन करते हैं रैखिक बटे द्विघात का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक बटे द्विघात दे रखा है आपको, इसकी रेंज निकालिए। मैंने आपको बोला ये तरीका रैखिक बटे द्विघात या द्विघात बटे रैखिक में भी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो उच्चतम गुणांक है वो y है, तो y को 0 मैंने रखा। y को 0 रखने पर इक्वेशन में मेरे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2, क्योंकि ये एक वास्तविक वैल्यू है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 को रेंज में शामिल किया जाएगा। उसके बाद इधर आ जाइए, अब क्या अप्लाई करेंगे, अब अप्लाई करेंगे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस y इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत खूबसूरत फैक्टर तो नहीं आएंगे। -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 इसके फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं y माइनस एल्फा y माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0 इस स्टेप के बाद, है ना। एल्फा क्या हो जाएगा, -1 माइनस √5 अपॉन 2
ब्रैकेट लगाइए और बीटा क्या हो जाएगा, -1 प्लस √5/2 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से y की रेंज आ जाएगी -1 माइनस √5/2 से -1 प्लस √5/2। क्या इस रेंज में 0 शामिल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो बीच में 0 तो आएगा ही। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799